मैं समझ गया, मैं करा दूंगा वैसे। आज क्या करना था बच्चा में? अच्छा, डिस्कशन। वो हीट वाली मिल गई थी वीडियोस? करिए रिसर्च, क्या निकला? पीछे मतलब? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फिर कहीं मैंने बाई चांस गलत लिंक ना भेज दिया। कुछ कुछ वो एक का फर्क होगा मेरे ख्याल, बाई चांस कोई मैंने गलत। हाँ, लेक्चर 3 नहीं था उसमें? फिर क्या था, सिर्फ 2 था? हाँ, तो मिला 3। अच्छा, देख लिया बट डरा नहीं हुआ प्लेलिस्ट में, ऐसा? चल मैं आज सेट कर दूंगा। आप जैसे आपको प्लेलिस्ट का मैंने लिंक भेज दिया, तो उसमें तो मैंने कुछ भी ऐड किया तो आपको पता, अपने भी पता चल जाएगा। इज इट? नहीं, अगर आप वो प्लेलिस्ट खोलोगे तो उस प्लेलिस्ट में तो जो भी कुछ भी होगा आपको दिखेगा ही। हाँ बस ठीक है। हम्म। हाँ, उस पे जो भी होगा सबको ही दिखेगा। हाँ। हाँ बच्चा, ये चार्ट ही करना था ना? हाँ जी, ए पार्ट बच्चा। एक मुझे फोर्थ क्वेश्चन में देखना, जो पॉइंट ए है वो बॉर्डर पे है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरा ना काम कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली सर मैं 10th के बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहा था, और सर इस वीक केमिस्ट्री का भी सर पुराना रिवाइज करना था। हम्म। तो सर मैं अब से बाद में डिस्कस कर लूँ, ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट नहीं है सर। ए और एफ पार्टी कंप्लीट है। हाँ, फिर आप उनके साथ करना जो स्टेज 2 वाले बच्चे हैं, जब उनका होएगा। ठीक है। ओके सर। सर फिर ये क्लास लगाऊं या फिर काम ना, कंप्लीट कोई फायदा नहीं, काम कंप्लीट करो। करूं? ओके। हाँ जी बच्चों, आगे। Large share of mass m, an ice cube of mass small m is kept. Ice melts completely, the center of mass comes down. पहले एक ट्रे है, उसके ऊपर आइस क्यूब है, ठीक है? जो आइस क्यूब है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2 हाइट पे, साइड दी हुई है ना, हाँ एज L है तो L/2 हाइट पे होगा। जब आइस सारी मेल्ट कर गई तो वो मास कहाँ चला गया? 0 पे आ गया। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है कि आइस का जो सेंटर ऑफ मास था वो
क्या हुआ ये? आइस का जो सेंटर ऑफ मास था वो L/2 शिफ्ट कर गया, तो बताओ सिस्टम का कितना किया? तो लगाना वही है mx/m+m, उसमें x क्या है? -L/2। लार्ज क्यों दिया? कि भाई आप कह रहे हो कि बिल्कुल ही फैल गया वो, मतलब कि उसकी हाइट 0 ही हो गई बाद में। ठीक है, आगे। नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सी देयर आर टू वेज टू डू दिस क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है कि आप पॉइंट O से ओरिजिन मान के दोनों रॉड्स के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखो, और फिर उससे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, और फिर क्या करो? इनफैक्ट वही क्या हो रहा है, वही तरीका लगेगा इसमें। तो उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ना तो क्या कह रहा था मैं? O से कोऑर्डिनेट्स लिखो, उससे निकाल लो, और इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। दूसरा तरीका जो हो सकता था, मतलब अब वो डिपेंड करता है आपको उस इंस्टेंट पे माइंड पे आए या ना आए। देखो ऐसे सोचो कि इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का इसके सेंटर पे होगा, उसका उसके सेंटर पे होगा, दोनों का मास इक्वल है। इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ पे होगा अगर इनका मास इक्वल ही है? ये जो लाइन ज्वाइनिंग देम है उसके सेंटर पे होगा। आपको उसका डिस्टेंस निकालना है ऐसे। ठीक है, ये मतलब इजीएस्ट मेथड है, बट उस इंस्टेंट पे माइंड पे आए या ना आए वो बात है। तो उसका ये डिस्टेंस निकालना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये आपको पता है कि L/2 है, तो ये जो आधा एंगल है वो क्या है? θ/2। तो आपका आंसर क्या हो गया? L/2 sin θ/2 हो गया। देखो हुआ क्लियर? देख लो एक मिनट, मैंने कुछ वो, अच्छा टोटल लेंथ L है, मैंने अलग से LL मान ली थी। टोटल चेक कर लो। कौन आएगा? ठीक है। हम्म हम्म हम्म। हम्म। नहीं, वो तो आप ऐसे भी सोचो ना बच्चों, सीधा ऑब्जेक्टिव तरीके से भी सोचो। मान लो थीटा एंगल 180 होता, तो आंसर क्या आना चाहिए था? तो 0 आना चाहिए था ना। अगर थीटा एंगल 180 होता तो आंसर 0 आना चाहिए था, वो तभी आएगा अगर आपका आंसर में कॉस होगा। आप ओ को ओरिजिन मान के जो दोनों के सेंटर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। जिससे लेफ्ट साइड वाले के क्या हो गए? -L/4, 0। जो राइट साइड वाली रॉड है उसके क्या बन जाएंगे? L/4 cos θ, L/4 sin θ।
तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा के क्या हो रहा है आज? सर आज सिर्फ 3A की डिस्कशन होगी क्लास में? यस, मैंने बोला था शायद मैंने ये भी कहा था कि जरूरत नहीं है लगाने की क्लास। तो आप लगा रहे हो अभी कि नहीं? हो गया क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, अगर टेस्ट में आता तो पक्का आपके माइंड में आना चाहिए था कि थीटा को 0 डाल के देख लो, 180 डाल के देख लो, क्या ऑप्शंस बनती हैं। ठीक है, आगे। ओके, सिचुएशन आपके सामने है, एक के आगे एक प्लैंक्स रखे हुए हैं। हमें पूछा है कि सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम विदाउट ट्रिपिंग फॉरवर्ड। अंडरलाइन कंसेप्ट क्या होगा? बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम का अंडरलाइन लॉजिक क्या होगा? देखो क्या होता है कि कोई भी बॉडी कब तक इक्विलिब्रियम में होती है, जब तक उसके सेंटर ऑफ मास को सपोर्ट दी होती है, राइट? जैसे मैंने आपको जब ये रॉड वाला भी एग्जांपल दिया था, उसमें भी क्या हो रहा था, वो कैसे रॉड रेस्ट पे आ रही थी, जब उसका सीएम को हम सपोर्ट दे रहे थे। जैसे ही किसी बॉडी के सीएम को सपोर्ट नहीं मिलती, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं रह सकती। ठीक है, तो अब आपको बच्चों क्या इंश्योर करना है? हाउ विल यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? एक बार सोचो सबसे ऊपर वाले प्लैंक के बारे में। सबसे ऊपर वाला प्लैंक कैसे रेस्ट पे रहेगा? उसका सेंटर ऑफ मास को सपोर्ट देने के लिए उस रॉड को आप कितना बाहर निकाल सकते हो? हाफ द लेंथ। मतलब अगर सबसे ऊपर वाली रॉड को इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये कहीं वो तो नहीं हिल गया? एक वो स्लीप वाला नहीं होता कुछ? हम्म? अच्छा, ठीक। हाँ बच्चों, फिर से ये जो सबसे ऊपर वाला प्लैंक है उसको कैसे इक्विलिब्रियम में रह पाएगा वो? अगर जो लेंथ ए है वो L/2 से कम होएगी। ये सोच पा रहे हो? ये देखो ऐसे, ये नियरली, देखो बच्चों कोई भी बॉडी कब तक इक्विलिब्रियम में है? ये देखो जब तक उसका हाफ है, जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा वो गिर जाएगी। समझ आता है? अब ऊपर वाले दो प्लैंक्स के हिसाब से सोचो, क्या आप ऊपर वाले दो प्लैंक्स का बच्चों सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो? हम किसको रेफरेंस पॉइंट लें बच्चों? हमें रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए अब ये वाला पॉइंट, है ना? इसके हिसाब से हम क्या करें, जो ऊपर वाली दो रॉड्स हैं उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लें। और हम क्या चाहेंगे कि वो सेंटर ऑफ मास, अगर मैंने इसी को ओरिजिन माना है तो मैं क्या चाहूंगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आए, मतलब लेस देन 0 है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लेस देन 0 है, अगर ये ओरिजिन है। इसको सॉल्व करके क्या आता है बच्चों? जैसे सबसे पहले वाले के लिए आ गया था कि ए जो है वो L/2 से कम होना चाहिए,
अब जब आप इन दो के लिए लगाओगे फिर क्या निकल के आता है? ए की वैल्यू निकालो फटाफट। कैसे? अगर ये ओरिजिन है, आप इससे कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास? ऊपर वाली रॉड का m इंटू वो ए बाहर है ना, ये नहीं होगा बच्चों? m इंटू L/2 माइनस ए। ये वाला मैं लिख रहा हूं अभी, मतलब पूरा नहीं लिखा मैंने। आप इसको ओरिजिन मान के ऊपर वाली दो रॉड्स के कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? मैंने अभी इसके ऊपर वाले का लिखा है m इंटू एक्स, और उससे अगले वाले का हो गया, यही बनेगा ना, अपॉन 2m। ये XCM बन गया। सोच लो एक बार, मानते हो? तो दिस शुड बी लेस देन 0। इससे निकालना क्या कंडीशन बनती है? a ग्रेटर देन L/3 आ गया, है ना? जब उस साइड ले जाओगे सारा कुछ, तो ये L/2 और L/2 ऐड हुआ, तो L-3a बन गया ना। L-3a, a लेस देन L/3 आ रहा है। हाँ, a लेस देन L/3 आ गया। तो आप देख रहे हो, सिर्फ ऊपर वाले रॉड के इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या आया था? a लेस देन L/2 आया था। उससे नीचे वाले के हिसाब से क्या आ गया? L/3 आ गया। आप क्या करोगे? इनको सिस्टम करोगे, ठीक है, और फिर वही कंडीशन पुट करनी है। मतलब अगर आप सोचो, अब ओरिजिन किसको लेना है आपने? ये वाले पॉइंट को। तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? ये दो तो सेम ही आएंगे, एक और टर्म एक्स्ट्रा क्या आएगी? L/2 माइनस 3a, है ना? उससे क्या बन गया? 6a बन गया ना। 6a लेस देन 3L/2, तो L/4 आ रहा है। देख लो क्या, तो मतलब यहाँ पे एक जो टर्म और आएगी वो L/2 माइनस 3a आएगी, तो 3a और ये 3a 6a बन गया, और इधर से ये L था वो 3L/2 बन गया। सही कह रहा हूं मैं? 6a लेस देन 3L/2 आ गया ना, तो इससे ये क्या आ गया? लेस देन L/4। तो क्या आंसर बन गया आपको? बी, L/4। क्योंकि आपको तो ये कहा है सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो मतलब आपको तो सबको इक्विलिब्रियम में लेना पड़ेगा। इसमें मतलब बच्चों बाई चांस यहाँ तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि अगर आप सीधा ही तीनों को ही सिस्टम लेके सॉल्व करते, तो मैं तो 3 स्टेप्स में किया ना। पहले सबसे ऊपर वाले का सोचा, फिर उससे नीचे वाले का सोचा, फिर उससे नीचे वाले का सोचा। मतलब अगर मैं बिना कुछ किए सीधा इस पूरे का इक्विलिब्रियम ले लेता, तो सीधा मेरा आंसर आ गया था ना L/4। बट हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए जहाँ पे एक से कुछ और आ रहा हो, दूसरे से कुछ और आ रहा हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा सही है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगी। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? हम्म हम्म हाँ, तो assumption सही है। क्योंकि हम एनीवेज हमने तो सबको ही निकाल दिया ना, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ा। हमने तो जब L/4 ही आंसर ले लिया, तो उससे तो सारी अपने आप इक्विलिब्रियम में ही आ गए ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन बिल्ड की जा सकती थी, तो आपको तो इंडिविजुअली हर बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना पड़ेगा।
आप इस रॉड का सेंटर लिखो, कहाँ पे आएगा? वो तो उसके तो सेंटर पे ही होगा ना। तो ये L/2 यहाँ से, तो यहाँ से कितना हुआ? ऐसे इस तरह से लिखा। कौन सी? वही कि लेस देन 0 मतलब इससे इधर होगा, तो मतलब वो सपोर्टेड है अभी भी। मैंने बॉर्डर को ओरिजिन ले लिया ना। हम्म। हाँ, लेस देन इक्वल टू 0। हम्म। 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 ठीक है बिल्कुल। आपने उसमें जो आपने कंडीशन लगाई, आपने सिर्फ पूरे की लगाई ना कंडीशन। आपने जो कंडीशन लगाई है वो तो आपने आपने इसको भी बीच, हाँ, नीचे वाले का। क्लियर बच्चों? आगे बच्चों, आपको ये बात क्लियर होगी ना कि इंडिविजुअल बॉडीज का नहीं आप सोच सकते, मतलब आप एक बॉडी का नहीं सोच सकते, आपको इंडिविजुअल बॉडीज का इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना पड़ेगा। आगे बच्चों, बस ये ऐसे लिख लो, हो जाएगा। स्क्वायर पोर्शन ऑफ डायगोनल इक्वल टू रेडियस इज रिमूव फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड द शिफ्ट इन सेंटर। हम्म। अच्छा, मतलब ये एज से रिमूव करना है, मतलब ये बेसिकली डायगोनल जो है वो एज और सेंटर के बीच में होना चाहिए। हाँ वही। हम्म। ऐसे लिख देते हैं ना, वन वर्टेक्स एट सेंटर, उससे भी बात बन जाएगी। आगे बच्चों, बच्चों 27th क्वेश्चन हुआ, कैसे किया? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने वाला, फ्रेम में जाके सॉल्व करना। हो गया सबका? अच्छा, अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालनी होती फिर क्या आंसर होता? जैसे आपने वी ए निकाला, जस्ट इमेजिन आपको ए निकालना है, वो कैसे निकलेगा? हम्म। इस क्वेश्चन में मुझे आंसर बताओ, ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम्म। ये ऐसे बना हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन में, इन द प्लेन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताओ मुझे। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए।
क्या भाई बच्चों, क्या आंसर आया? हम्म 125 टुवर्ड्स द सेंटर। कैसे निकाला? बिल्कुल वही कंसेप्ट जो वेलोसिटी के लिए लगाया है, वही एक्सेलरेशन के लिए लगाओगे। आप उसके फ्रेम में चले जाओ, सेंटर के। सेंटर को क्या दिख रहा है? पॉइंट ए सर्कल में घूम रहा है, ऑफ रेडियस 5, है ना? तो उसको पॉइंट ए की क्या एक्सेलरेशन दिखेगी? अल्फा तो कुछ है नहीं, तो उसको ए की एक्सेलरेशन कौन सी दिखेगी? सेंट्रीपिटल, ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर बच्चों? आगे आई थिंक 28 भी ऐसा ही था कुछ। उस इंस्टेंट के लिए, जब ये कहते हैं ना, मतलब उस इंस्टेंट के लिए होता है। बी पार्ट बच्चों, 10th क्वेश्चन में क्या करना है? आप नॉर्मल तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आपको इसकी एक्सेलरेशन पता है और आपको इसकी एक्सेलरेशन पता है, निकल आएगी। जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, डायरेक्शन अलग अलग आनी है। अब उससे आप ACM कैसे निकालोगे? वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे देखो, अब दो तरीके हैं बच्चों उसके। एक तरीका तो ये है कि आपने उसको लिख दिया M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर ओवर M1 प्लस M2। फिर उसको सॉल्व कैसे करोगे फर्दर? मतलब उसको वेक्टर सम लोगे कैसे? एक तरीका तो है कि प्रॉपर कंपोनेंट्स ले लो, शॉर्टकट तरीका। इस केस में आप देखो कि जो आपका A1 वेक्टर और A2 वेक्टर है, मासेस इक्वल है। मासेस इक्वल है तो आपका क्या बन जाएगा? M इंटू A1 प्लस A2। उनके बीच में एंगल क्या है? 90। 90 का रिजल्टेंट क्या होता है? A√2। तो विदाउट सॉल्विंग आंसर क्या आना है? जो आपने एक की निकाली है उसका बस √2 करना है। √2/2 A/√2 हो जाएगा ना? क्यों? MA1 प्लस MA2/2M, तो एक नीचे से 2 भी आएगा ना। तो मतलब देर इज नो अदर वे। इसमें आप उस मेथड से नहीं निकाल सकते। अगर आप सोचोगे टोटल फोर्स अपॉन मास कर देंगे, या तो आपको इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के ही करना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही बच्चों 11th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले NLM लगा के दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालोगे। क्लियरली एक नीचे को आएगी, एक ऊपर को आएगी। फिर उसके ऊपर M1 A1 प्लस M2 A2 ओवर M1 प्लस M2 वाला फॉर्मूला लगा के ACM आ जाएगा। फिर उसके ऊपर ACM के ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको कहा है कि एक शेल इन फ्लाइट explodes into n equal fragments. K of the fragments reach the ground earlier than the other fragments. Acceleration of their center of mass subsequently will be, मतलब आप कौन से कंपोनेंट्स की एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो? वो जो n-k एलिमेंट्स हैं जो हवा में है अभी, उनकी एक्सेलरेशन है क्या बच्चों? आई थिंक जो मिसप्रिंट है वो है, वो देयर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मतलब वो पूरे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की बात ही हो रही है यहाँ पे। मतलब आप किस इंस्टेंट पे बच्चों CM की एक्सेलरेशन निकाल रहे हो? जब K कंपोनेंट्स ग्राउंड पे हिट कर चुके और n-k कंपोनेंट्स जो बचे वो अभी हवा में है। अब आप इस पे फॉर्मूला कैसे लगाओगे? वही M1 A1 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जो तो K कंपोनेंट्स हैं उनके साथ तो क्या लग गया? 0 ही लग गया। जो बाकी बचे उन सब की एक्सेलरेशन क्या है? G है। तो उनके लिए क्या लिखोगे आप? M इंटू n-k इंटू G अपॉन टोटल मास। वो n नहीं हो गया तो वो क्या बन गया? n-k अपॉन n इंटू G हो गया। क्लियर बच्चों? आगे
13th क्वेश्चन है बच्चों, आई थिंक मिसप्रिंट है। एक तो आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि बॉडीज कोलिजन के बाद स्टिक कर जाती हैं, और इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 2000/3 आएगा। उससे कोई एक आंसर आ रहा होगा तो यहाँ पे गिवन है ना। आपने क्या किया, आरसीएम निकाला और फिर वीसीएम निकाल लिया। हाँ ओके, समझ गया मैं। ओके बच्चों, एक मेथड तो जो आई थिंक औरों ने भी किया होगा कि आपको आरसीएम इनिशियली पता है, आपको वीसीएम पता है, करेक्ट, और फिर आपने क्या किया उसके बाद, आपको एसीएम भी पता है, वो क्या है, जी है, और उस पे आपने फिर u²/2g लगा दिया, तो मतलब u²/2g प्लस जो भी इनिशियल था वो ऐड करके आपका आंसर आ गया। वो क्या आता है, 115.5। क्या कोलिजन होने से वीसीएम पे कोई इफेक्ट आएगा? कोलिजन तो इंटरनल फोर्सेस है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं, कोलिजन से तो वीसीएम को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये देखना पड़ेगा कि जो कोई मतलब अगर वो ग्राउंड पे रीच कर रहा है टाइम में, तो एक्सेलरेशन चेंज जगह पे करो ट्राई एक बार, देखो बच्चों, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 2000/3 आना चाहिए आंसर। देखो क्या मिस किया आपने। वो तो हमें दिख गया कि किस मेथड से ये आंसर निकला हुआ है ना। लेट्स सी कि उसमें कोई फ्लॉ है क्या।
क्या सॉल्व करके? नहीं नहीं, वो छोड़ो। आप तो मतलब अपना पूरा सॉल्व करो और देखो मतलब कैसे सॉल्व करोगे। आंसर आपका, जैसे कंडीशन दे दी मैंने कोलिजन वाली, इसको यूज करके देखो। हुआ बच्चों कि नहीं? चलो एक बार करना, ठीक है, घर पे करना। अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी पे रह जाएंगे। देखो कोलाइड करके तो वो एक ही बॉडी बन गई, फिर तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे ही हो गया ना, समझ रहे हो? उसके बाद क्या वेलोसिटी बन जाती है इसकी? 100/3। 100/3 वेलोसिटी बन जाएगी, और ACM तो 10 है ही। तो, तो कोलाइड करने के बाद वो कितना ऊपर गया? इसके ऊपर आप U²/2g अगर आप लगाओगे कितना बन गया? 500/9 आता है। ये बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है? कोलिजन के बाद वाला, ठीक है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस साइड पे? 60 पे? नहीं, इनिशियली तो सीधा ही 60 पे आ गया ना। हाँ? 90 × 2/3, तो H initial is 60 meters, करेक्ट। कोलिजन के साइड पे हो रही है,
जहाँ कोलिजन हो रहा है सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे ही आ गया ना। वो किस साइड पे आ रही है बच्चों कोलिजन? ये 250 हो गया ना। हाँ ये साइड पे आएगी 90/250 इंटू 200, 200 ऊपर है न्यूमरेटर में। ये 72 आ रहा है ना एग्जैक्ट? नहीं 72 पे आएगा। वो तो कट जाएगा ना दोनों का। हाफ GT स्क्वायर वाली टर्म तो ए और बी की जब आप लिखोगे तो कट जाएगी ना। मैंने तो सीधे रिलेटिव वेलोसिटी से निकाला। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 250, तो टाइम कितना लगा? अच्छा एक गलती है इसमें। नहीं वेट, ठीक है बिल्कुल। टाइम कितना लगा? रुको वेट वेट, ये तो टाइम आ गया। टाइम इज 9/25। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, ये बेसिकली वो टाइम है जब कोलिजन हुआ। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस टाइम पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, किस साइड पे था। बेसिकली ये इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास जो है वो ऐसे कुछ होगा कि यहाँ पे दोनों मासेस इकट्ठे हुए होंगे, तो जहां पर भी ये मासेस होंगे वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये मासेस कहाँ पे होंगे ये हम निकाल सकते हैं। यस, ये कैसे निकलेगा? 200 इंटू, या दूसरे से निकाल देते हैं। बी कितना नीचे आया? हाफ इंटू 10 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 25 इंटू 25। बी इतना नीचे आया और बी पहले कहाँ था, तो 90 माइनस दिस बनना चाहिए। बी की इनिशियल वेलोसिटी बी की कितनी थी 50। अच्छा फिर तो ए का निकालो बी का निकालो, कोई फर्क नहीं। कितना हो गया 200 इंटू 9/25 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 25 इंटू 25। ये क्या है? ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी जब कोलिजन हुआ। ट्वेंटी फाइव, ये 8 था। So this becomes 72 minus hmm? ये 72 माइनस 81/125 बन रहा है ना। तो दिस इज द हाइट जिस इंस्टेंट पे कोलिजन हुआ, और इसके बाद वो कितना ऊपर जा रहा है? 500/9, करेक्ट। तो जो हमारा टोटल आंसर हुआ वो दिस प्लस 500/9 हुआ। कितना आ रहा है?
इससे तो आंसर बड़ा छोटा है ना, जो मैंने लिखा हुआ है 2000/3। ये 500/9 ठीक है बच्चों पक्का? कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी है कितनी? नहीं नहीं, ये गलत हो गया ना। कोलिजन के जस्ट बाद 100/3 थोड़ी है। कोलिजन से जस्ट पहले जो वेलोसिटीज हैं वो टाइम भी तो है उसमें। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा ही पड़ेगा। कितना आ रहा है वेलोसिटी? जब हमने सीधा निकाला था उससे कितना आ रहा था? 100/3। और दूसरे केस में आप कह रहे हो कि 100। वो तो इनिशियल हो गया, हाँ वो तो गलत ही हो गया। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगर हम 1 मिनट वो वाला केस है, हम ये माने कि अलग अलग मूव कर रही हैं बॉडीज और बी ग्राउंड से टकरा के रेस्ट पे आ गया। बी ग्राउंड से टकरा के रेस्ट पे आ गया। अब मतलब मान लो कि ए और बी का आपस में कोलिजन नहीं हो रहा और बी ग्राउंड से टकराया और रेस्ट पे आ गया बी। ए ऊपर ही जाता जा रहा है, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी थोड़ी देर बाद? तो मतलब सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट किस इंस्टेंट पे आएगी बच्चों? बी तो रेस्ट पे ही आ गया, नीचे ही आ गया। तो सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट तभी आएगी जब ए की मैक्सिमम हाइट आएगी। उससे आ रहा होगा 2000/3। देखो वो सीधा ही आ गया ना उससे 2000/3। तो मतलब ये गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली कोलिजन अगर हम मानते तो कुछ दिया भी तो होना चाहिए कि कैसा कोलिजन। अगर हम जो आप ये समझ रहे हो कि जो बिल्कुल फर्स्ट मेथड था उसमें क्या गलती है कि आरसीएम निकाल लिया, वीसीएम निकाल लिया। हाँ, आपने ये देखा ही नहीं कि बी जो है वो ग्राउंड से भी हिट कर रहा है। वो उस केस के लिए होता अगर मान लो ग्राउंड ना बना होता कि ए अपना मूव करता जा रहा है ऊपर, बी अपना नीचे मूव करता जा रहा है इंडिपेंडेंटली। यहाँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी देर में ही बी तो ग्राउंड से हिट करके, मतलब या ग्राउंड से हिट करके रेस्ट पे आ जाएगा या बी ए से टकरा जाएगा, है ना? तो थोड़ा मेंशन होना चाहिए था। तो आप इसको ऐसे कर दो कि
मतलब लेट्स राइट दिस एज कि आंसर तो 2000/3 बनाओ, ये कहो कि अज्यूम नो कोलिजन एंड B sticks to ground. समझ गया बच्चों? तो फिर हमने कैसे सॉल्व किया, मतलब इंडिपेंडेंटली कर दिया ए और बी को। हमें पता है कि बी तो रेस्ट पे आ गया, बट ए ऊपर जाता जा रहा है। जब तक ए ऊपर जाएगा तब तक सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा, वो भी ऊपर जाता जाएगा। नहीं नहीं, वो तो इससे ही सोच लो ना, अगर इंटरमीडिएट होती फिर तो आंसर 90 से छोटा आता। अपना आंसर तो 2000/3 आ रहा है। हाँ नहीं, अगर मैक्सिमम है तो फिर सबसे बड़ा ही आंसर आएगा ना, अगर ये अजम्पशन दी हुई है तो। नहीं, यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके हिसाब से चेंज हो रहा है सारा कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको प्रॉपर क्लैरिटी दी जाएगी कि क्या हो रहा है, अदरवाइज फिर उन्हें हर केस के हिसाब से आंसर देने पड़ेंगे। जिसने ऐसे माना है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जिसने कोलिजन माना है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। हम्म, हाँ, क्योंकि हमने आंसर निकाला कि इसके हिसाब से तो आंसर 2000/3 आ रहा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास के साथ क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली अगर हम देखें तो 72 मीटर हाइट पे, जो हमने सॉल्व करके निकाला था 60 पे। ठीक है, तो बिल्कुल इनिशियली क्या हो रहा होगा हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास उस इंस्टेंट से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, राइट। लेकिन मैंने एक केस मान के ये निकाल दिया कि एक इंस्टेंट तो ऐसा आ रहा है जब सेंटर ऑफ मास 2000/3 हाइट पे जा रहा है, तो वो तो फिर सबसे बड़ा हो ही गया ना। हाँ, वो दिख जाएगा कि आपको बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर बच्चों? आगे। हाँ, सैंड लीक कर रही है बाहर, तो as the sand leaks out, velocity of trolley remains constant, increases, decreases. Momentum of trolley plus leaked out sand is conserved in horizontal direction. भाई ऐसे सोचो, जो ट्रॉली है उससे सैंड कैसे निकल रही है, वर्टिकली डाउन। अगर ट्रॉली से सैंड वर्टिकली डाउनवर्ड निकल रही है तो क्या उस ट्रॉली के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही, तो इसका क्या मतलब हो कि ट्रॉली की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब गलती कहाँ हो रही होगी, आप कैसे सोच रहे होगे, मैं बताता हूँ। हम कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ट्रॉली का मास कम हो रहा है तो इसलिए वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ? तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि आंसर जो है वो बी आना चाहिए। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इसमें, मतलब जो अभी हमने बोला उसमें गलती क्या है? तो जो ये इंपॉर्टेंस आती है सिस्टम की यहाँ पे, कि आप सिस्टम किसको बोल रहे हो। जब आप कहते हो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, वो किसका कंजर्व होना चाहिए, किसको कह रहे हो? क्या है आपके सिस्टम में? ट्रॉली
प्लस सैंड। अगर आप ट्रॉली प्लस सारी की सारी सैंड को अपना सिस्टम मान रहे हो, तो उस सैंड के साथ क्या हो रहा है? उस सैंड का कुछ पार्ट जमीन से टकरा रहा है। क्या जमीन से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग गई? जब जमीन से टकराएगी तो जमीन से उस पर कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा। ठीक है, आप उतने से पोर्शन पे, सिर्फ ट्रॉली वाले पोर्शन पे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम का कुछ पार्ट तो बाहर निकलता जा रहा है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका सिस्टम क्या हो रहा है? जो सिस्टम आपका बिल्कुल इनिशियली सिर्फ वो ट्रॉली थी, क्योंकि सारा सैंड उसके अंदर था, धीरे धीरे आपका सिस्टम क्या बन जाएगा? ट्रॉली प्लस जितना भी सैंड जमीन पे गिरा हुआ है। तो उसके ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना जमीन से, तो इसलिए उस पर आप मोमेंटम कंजर्व कर ही नहीं सकते। तो फिर इसलिए हमने क्या तरीका सोचा? तो सीधा फोर्स से सोचते हैं। ट्रॉली से सैंड निकल रही है, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है वर्टिकली डाउन, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट। दैट मींस कि रिलेटिव टू द ट्रॉली। नहीं नहीं, यहाँ ट्रॉली कोई फोर्स नहीं लगा रही। ये तो ऐसा केस है कि जहाँ पे आपने एक बार उसको एक वेलोसिटी v0 देके छोड़ दिया। यहाँ कोई इंजन नहीं लगा हुआ जो ट्रॉली को पुल कर रहा है। ट्रॉली क्या होता है? जब मैं ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रॉली क्या होता है? सिर्फ पीछे वाला पार्ट। वो खुद से तो नहीं मूव कर सकता, उसको तो कोई खींचता है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि इसको पहले से वेलोसिटी देके छोड़ दी। क्लियर बच्चों? आगे। किसमें? फिर तो डिक्रीज हो रही होती, फ्रिक्शन ही आ गई। क्यों? नहीं, ऐसे नहीं सोचना कभी भी आपने। अगर फोर्स लगा रहा होगा कुछ, तो कुछ ना कुछ होगा जो फोर्स लगा रहा होगा, दिया होगा उसके बारे में। मतलब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो बहुत सारी, जो कि कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। उसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ना। 14th में क्या करना है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फोर्स किधर को लगेगी? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सीएम भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। और वर्टिकली अप या डाउन? वो तो ऑब्वियस है कि नीचे को ही जा रहा है। आगे बच्चों, डन। सी पार्ट। ये बच्चों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बनी हुई है, मतलब आपके ना हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर देगी। तो इसको तो आप मान के चलो कि 3 बार करना है हमने। सी का 6th क्वार्टर सेक्टर है। बस इसमें गलती क्या कर रहे होगे कि आपका आंसर जो है वो सी आ रहा होगा। कैच पॉइंट क्या था? दिस सेक्टर हैज मास एम। गलती उसमें नहीं है, वो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि डिस्क का 1/4 हो गया, लेकिन उस डिस्क का मास क्या था? जिसका 1/4 किया है 4m, तो उसका मास 4m लेके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और फिर उसका 1/4 कर दो। ठीक है जी। और कौन सा कह रहे हो? 4th, solid sphere having moment of inertia is recast into a solid disk. Moment of तो
पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/3 mr², सॉलिड है 2/5। फिर आपने उसको एक डिस्क में कर दिया, बेसिकली सिलेंडर हो गया ना ये, तो आप वॉल्यूम कंजर्व कर दो कि 4/3 πr³ इज इक्वल टू πr²t। एक रिलेशन ये आ गया। और अब आपको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये कितना बन गया, पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 3/2 mr²। तो 3/2 mr² को उससे इक्वेट कर दो। इनफैक्ट वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, एम सेम थोड़ी है, एम तो सेम ही होगा, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी वॉल्यूम, सीधा ही हो जाएगा, है ना। ये क्या लिखा है, ये स्लैश एस क्या लिखा है, वो मिसप्रिंट है। 2r/√15 वो जो उसके आगे जो लिखा है वो सेम। एक तो आपको ये कह दिया कि थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड linear mass density rho is bent into a circular हाँ जी, अच्छा क्या करना था इसको, भैया आप मास निकाल लो पहले। तो वायर का लेंथ L है, मास लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास पर लेंथ। तो उसका मास क्या हो गया, ρl। सर्कुलर लूप बन गया, आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस x ये कौन सी एक्सिस है, इसके अबाउट कितना होगा, 3/2 mr²। कैसे, पहले डायमीटर के अबाउट निकाल लो, mr²/2 हुआ, उसके ऊपर पैरेलल एक्सिस फिर लगा, तो 3/2 mr² बन गया ना। वैल्यूज पुट कर दो आगे। हाँ, डी का 9th बच्चों गलत है क्वेश्चन, वो छोड़ देना, जिन्होंने लिखा है उससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता वो। वही प्रॉब्लम है। हाँ जी, और बच्चों एक बनता है, हाँ 16th कह रहा, दूसरा केस दिया होगा इसके लिए भी होगा ऐसे। हाँ राइट। मतलब एक ऐसी रिंग जिसके 2 टर्न्स है। और आप सोचो कि बस एक बड़ी रिंग है, उसको आपने फोल्ड करके एक के ऊपर एक करके रख दिया कि दो, एक टर्न फिर दूसरा टर्न। हाँ दोनों सर्कल है ऊपर। कॉइल मतलब कॉइल क्या होता है, जैसे हम ऐसे चढ़ाते हैं ना कुछ, तो एक के ऊपर एक होता है। इसमें बच्चों वही ट्रिक लगानी है
आपको एक तो ये एक्सेस दे दी, एक एक्सेस दे दी ऐसे। अब स्क्वायर प्लेट है, वही इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी बनाओ, तो दोनों के अक्रॉस सेम आएगी, मतलब दोनों का सम इक्वल सेम ही होना है। मतलब जो हमने वो किया नहीं था ट्रिक, बिल्कुल वही वाली ट्रिक। या स्क्वायर है ना तो सिमेट्री है, उस पर भी वही चीज लग जाएगी। जो हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था कि एक स्क्वायर प्लेट के साइड वाला लो या डायगोनल वाला लो, दोनों के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। बिल्कुल वही चीज यहाँ सोचनी है, उससे यही प्रूव हो जाएगा कि इक्वल। फिर नहीं लगता, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर्कल में तो सेम। डन बच। 18 देखो, देखो ए बी ग्रेटर देन बी सी दिया हुआ है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो जो विदाउट सॉल्विंग तो आप कैसे बताओगे कि किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा ज्यादा होगा? ये जो एक्सेस है I1 I2 I3, जितना वर्टेक्स दूर होगा उतना R ज्यादा होगा ना, तो उतना I ज्यादा होगा। तो किस केस में वर्टेक्स सबसे दूर आ रहा है? I2 में। करेक्ट। किस केस में? जैसे आप ये कहते हो तो ए वाला नहीं नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब नहीं, अगर जैसे जिसमें सबसे ज्यादा दूर है ऐसे वाला केस, ये तो एक उस पॉइंट का नहीं किया ना हमें तो हाँ हाँ, तो जितना मास तो डिस्ट्रीब्यूशन तो डिपेंड करेगा कि ऐसा होता है कि जैसे उस वाला पार्ट आगे वाले वाले ग्लोबिन मास को और नीचे वाले का ज्यादा लग जाए, क्योंकि थीटा चेंज है ना, ऊपर ऊपर 50 है थीटा 37 और इधर 50। ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो जो पॉइंट ये था कि हमने सिर्फ वर्टेक्स को क्यों लिया, हमने तो सारे सम को देखना है ना कि किस केस में टोटल m इंटू आर स्क्वायर जो भी करे बनेगा एड अप करके, कि किस केस में वो कम बनेगा और किस केस में, मतलब हम एक केस में वर्टेक्स तो चलो दूर है लेकिन बाकी मास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ऐड करके वो क्वांटिटी बड़ी बन जाए। ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इससे नॉट्स देनी पड़ेगी जो एक्सेस देंगे। बिना इंटीग्रेशन के कैसे होगा? वो इंटीग्रेशन करके तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, उसके बिना सीधा कैसे करेंगे बच्चों? ये सोचो सोचो, हाउ कैन वी थिंक विदाउट इंटीग्रेशन? करो, ट्राई करो, देखो क्या से हम विदाउट मतलब मैथमेटिकली सॉल्विंग कंक्लूड कर सकते हैं। ये एक रिंग बन गई, रिंग का डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/2। उस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया हमने, तो mr²/2 प्लस mr² हो गया, तो वो 3/2 mr² हो गया ना। तो अब बस वो m और r हम पुट कर देंगे सिचुएशन के साथ।
जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी साइड की, नहीं मास क्लोज है। देखो I1 और I2 में तो आप सीधा कंपेयर कर सकते हो। बताओ I1 I2 में से कौन सा बड़ा होगा? I2 ही बड़ा होगा। क्यों? क्लियरली I2 में आपने उसी मास को कुछ थोड़ा दूर किया हुआ है कंपेयर टू जो I1 है। सोचो भाई, तो I2 में कंपेयर टू I1 अगर हम सोचें, I2 में आपने क्या किया हुआ है? देखो, आप ऐसे सोचो कि आपके पास ये एक एक्सिस है, एक मास है, अब टोटल मास तो आपका फिक्स्ड है। जितना आप मास को पास लेके आओगे उतना ये ऐसे चौड़ा होता जाएगा, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होएगा। क्यों? अब आप ज्यादा मास का रेडियस कम करते जा रहे हो, जितना इसको ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, उतना मास का रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो ये तो क्लियर है कि जितना भी आप दूर लेके जाओगे एक्सिस से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना ही है, क्योंकि वही सेम मास है। बात समझ आती है? तो I1 I2 में से तो हमें क्लियर हो गया कि I2 बड़ा होगा। नाउ व्हाट अबाउट I3? उसमें भी वही लॉजिक लग जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली। कहाँ पे सबसे दूर कर रहे हो आप मास को? I2 में ही कर रहे हैं ना? फिर I3 आएगा आई बिलीव, इज इट? नहीं, फिर I1 आएगा और I3 सबसे छोटा आएगा। हाँ ठीक, सीधा कह सकते हैं हम। बात समझ आई? डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चक्कर नहीं है। क्यों? वही सेम मास है ना। इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग, जैसे हम कह रहे थे कि रिंग और डिस्क है, तो ऐसा क्यों था कि डिस्क का mr²/2 आया और रिंग का mr² आया? क्योंकि डिस्क का वही वाला मास जो बीच में था, आप उसको साइड्स पे ले गए। अगर मासेस अलग अलग होते फिर नहीं हम कंपेयर कर सकते। क्लियर बच्चों? आगे नहीं हो सकता है, बट जरूरत क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्लेट है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मान लो एक्सेस अभी पॉइंट ए पे है। सबसे ज्यादा बताओ क्या टॉर्क की वैल्यू सेम बनेगी चाहे एक्सेस ए पे हो चाहे बी पे हो? क्यों? वो तो सेम है। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट ज्यादा आएगा या बी के अबाउट? वो आप यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन इस या कुछ गिवन है प्लेट के बारे में। अगर हम राइट एंगल मानते हैं फिर तो सीधा दूर हो गया, है ना? ठीक है, फेयर अजम्पशन दिखा भी दो। अगर राइट एंगल मान लिया तो अब क्या हुआ? कौन सा बड़ा होगा बच्चा? IB बड़ा होगा, तो मतलब उसका अल्फा छोटा होगा। आंसर यही होगा या उल्टा होगा? ठीक। रोलर ऑफ मास जो फोर्थ में ऐसे है सिचुएशन, ऐसे ये स्टेप है और आपका जो रोलर है वो इस तरह से है।
उसको टच करा। दोनों साइड पे मतलब नहीं, दोनों मतलब एक ही तरह, दोनों से आप क्या कह रहे हो, नीचे और ऊपर? हाँ इस पे तो टच करेगा ये जो कोन है, मतलब ऐसे होगा। नहीं बस एक तरफ है, ये ऐसे फोर्स लगा रहे हो। हाँ मतलब उसका कोई काम नहीं। ये सिचुएशन है तो क्या करना है अपने को, तो टर्न द रोलर ऑन टू द स्टेप, तो क्या करोगे? टॉर्क, वेट, किस पॉइंट के अबाउट? कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ अननोन है। वैसे यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ा, बताओ क्यों? जो नॉर्मल आएगा वो सेंटर से ही पास करेगा, तो एनीवेज आप अगर उसको भी ले लोगे तो नहीं, बट सेंटर से तो फिर कुछ निकलेगा नहीं ना। सेंटर के अबाउट तो सारी फोर्सेस ही 0 = 0 आ जाएगा सेंटर के अबाउट, क्योंकि सारी फोर्सेस उसके थ्रू पास करेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कॉर्नर वाला पॉइंट ठीक है, उसके अबाउट क्या करोगे आप? टॉर्क इक्वेट कर, मतलब एफ की टॉर्क ऊपर वाली इक्वल टू एम जी की टॉर्क नीचे वाली। ठीक है, क्लियर? मतलब आपको बताना है कि बच्चों लिमिटिंग केस जिसमें स्टिल इक्विलिब्रियम रह सके, फिफ्थ क्वेश्चन में। चलो बच्चों यहाँ से करते हैं डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट टाइम कब जाएगी ये देख लो बच्चों, बी आता है आंसर एक सेकंड का, आखिरी पार्ट का। तो ये कर लो। हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाने थे आपको, है ना? ये कर, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँ। वैसे तो हो गया, वो हमने वो कर लिया था ना, प्योर रोलिंग v इक्वल टू। ठीक है ठीक है, बस वही क्वेश्चंस है, मैं करा दूँ, थोड़ा आपको लगाने आ जाए। इसका आप फिगर कह रहे थे ना? हाँ। ये सिमेट्रिकली का है ना 3 मीटर पे, तो मतलब ये दोनों साइड 1.5 हो गया। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू विच, मतलब हम कह रहे हैं कि मैन को कितना आप मैक्सिमम दूर लेके जा सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा ना बच्चों, अगर ऐसे सोचो, अगर आप मैन को यहाँ पे लेके आ रहे हो और ये बीम टिल्ट करने लगी है, तो लिमिटिंग केस क्या होगा टिल्ट करने का? राइट साइड वाला नॉर्मल 0 हो जाएगा, सिर्फ जो नॉर्मल है वो लेफ्ट पे आ जाए, तो वो कंडीशन आप पुट कर दो। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में भी हम यही करेंगे, और मैं मतलब वो क्वेश्चन, तो एक वो हीट का जो आप कह रहे थे लेक्चर 1 वाला, वो मैं भी आज भेज दूँ, ठीक है? और जब मैं देखने वो एटलीस्ट अपन तो देख, मॉड्यूल क्या नहीं मिला वो किसी को भी नहीं मिला होगा अभी तो, कुछ पार्ट मिला था आपको तो, ये पूरा मिला था, भूल गया। एक ही चैप्टर मिला था ना? नहीं मैं वही कहने लगा था, अभी आप पूरा मॉड्यूल ले लेना दोबारा, इसमें फिर एक्सरसाइज 2 भी है। मैं पूछ लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ?
फिर इस क्वेश्चन में जैसे नॉर्मल पे आता है तो हमें हाँ तो हमने पहले लिमिटिंग ले लिया, हमने लिमिटिंग ले लिया ना पहले की ग्राउंड नॉर्मल 0 हो जाए। इस नॉर्मल तो उसी पॉइंट पे रख सकते हैं। नहीं मैं नीचे वाली सरफेस है कि अगर आपने कुछ फोर्स लगाई तो नीचे वाला नॉर्मल खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है फिर यहाँ से पैरेलल और गॉन्टल में ये फोर्थ में अगर बेनिफिट रॉड के सेंटर पे फिक्स रहता है खत्म था वो ऐसे रोटेट करके स्लाइड भी है रॉड ऐसे करके ये तो सेंटर ऑफ फाउंडेशन ऑफ आप भी एक्सप्लोर करेंगे सेकंड यूज करोगे ऑलरेडी ऐसे ही करेंगे ये रॉड स्लाइड तो ऐसे बच्चे ये नहीं रहते ये ले लो बता दो नहीं फिर टेस्ट में आया था क्वेश्चन ये वॉल लेंथ के माथे जीबी में इसलिए हुआ 4 बार ट्राई किया था फिर भी नहीं आया। पैटर्न बन जाएगा कि 1 और 2 में कोलिजन कराया सो नीचे 3 की रेशो आ गया उनने 9 की रेशो में दिया होगा। सिंपल पैटर्न बनाना है अपने। देखो क्या पैटर्न बनेगा, वो जो पैटर्न बनेगा उसमें वो M2/M1 रेशो आएगी। जनरल टर्म्स में निकालो पहले एक बार। और उससे आपको सीधा दिख जाएगा क्या रेशो। इनिशियल मास अपने डबल मास से टकरा रहा है ना तो उसलिए भी ये 3 के मल्टीपल आ सकती है। तो M और 2M का इक्वेशन है ना आपके तो प्रैक्टिकली टेस्ट में 4 बार किया है। टेस्ट में ही 4 बार किया था ना। अब घर पे करो आराम से फिर होगा। और सॉल्यूशन ये देखना ही मत, नए पेज पे करना। क्या करना देखो ये 3A3 भी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी वो। अब तो वो 1 की रिजल्ट है कि उसके लिए आपने कितना करना है। तो आपको ये बताई थी ना कितने % आ रहे हो फिर सोचो। अदरवाइज मतलब बेसिक स्टेप है ये भी जरूरत है। ये भी एक बार से ज्यादा बार करनी है तो बार करने में बहुत टाइम बहुत टाइम लगता है। और 3A3 में आपको करते हो ना
ये भी सोचना चाहिए कि थिंक ऑफ मल्टीपल वेज टू डू दैट क्वेश्चन, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे सोचिए कि ये होगा, वो अगर डेवलप कर लो तो उसका कोई मतलब आपको मास्टर हमारी मास्टर बोली नहीं ना उसका भी हाँ तैयार है पूरे। तो 6 घंटे में नहीं अभी 6 घंटे असली मसली बना नहीं सर 5 घंटे 6 घंटे यही एडवांस टेस्ट की तरह लगेगा। हाँ वैसे एडवांस से पता चलेगा, मतलब 6 घंटे वाला ना अभी कंसर्न नहीं है वो, तो जब क्लोज टू द टेस्ट ही हम लोग करते हैं। तो उसे भी पता ही नहीं हाँ। फिर फीस में इसके टेस्ट हो रहे हैं वो सब रेलेवेंसी नहीं ऐसा नहीं है, देखो मतलब यू आर डूइंग वेल, ये बात नहीं। एडवांस में ऐसा होता है कि अभी आप देखोगे कि वो मतलब मेंस में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा सॉर्ट ऑफ कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। एडवांस में वो बहुत बड़ा स्कोप है बहुत कम परसेंट से बहुत आता है। चलिए एडवांस टेस्ट को तो वो भी काफी अच्छा बोलना चाहिए इस जो मेथड सही होता है। कोई आसान वर्ड तो तुम भूल जाओगे एक बार ये वाले शुरू होने दो। जो आपने क्वेश्चन नहीं किया था इसमें सोच सकते सब नॉर्मल निकला था हाँ हाँ बहुत मटेरियल बढ़िया है मुझे वहाँ नहीं समझ उसमें क्या आपको क्या हिंट है कि जैसे आप जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सॉल्व की क्वेश्चंस आप उस सेंटर के अबाउट लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख ली मतलब आपके पास एक ही क्वेश्चन में एसी आ गया, वो तो नॉर्मल फोर्स की इक्वेशन से ही एसी की मतलब इक्वेशन बन गई। हाँ और नॉर्मल की टॉर्क लगा के आपके पास एक अल्फा की इक्वेशन भी बन गई, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है आपके पास, सोचो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या आपको उस रॉड के किसी भी पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, में जा रहा है सिर्फ तो आप क्या करोगे? यूज कर हमने ट्राई भी किया बट कुछ समझ नहीं आप उसकी एक्सेलरेशन निकालो बॉटम मोस्ट पॉइंट की, जो हमने आज सीखा मेथड, और वैसे भी कि उसके फ्रेम में जाके और वो देख के फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट, वो कैसे निकलेगी रिलेटिव में कि एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। तो उसमें हम जो रोटेशनल वाली लिखेंगे जैसे विद रिस्पेक्ट टू वाली एक अल्फा रहेगी, एक टर्म तो अल्फा से आप तो अल्फा सेंटर को तो यही लग रहा है कि पॉइंट सी अल्फा में घूम रहा है उसमें वो, और उसमें क्या करोगे वर्टिकल एक्सेलरेशन को 0 कर दो क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ही है ना। जो अल्फा वाली होगी उस पॉइंट को इधर लेके जा रही है अल्फा आर जो आएगा आपका वो ऐसे आएगा रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड ऐसे है ना और इधर को घूम रही है तो अल्फा अल्फा 2 ऐसे आएगा, एसी नीचे आएगा, तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल कर दो। हाँ तो कैसे भी मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा है ना, कहाँ से उतना कुछ कर लोगे? तो इस लेवल का हाँ वही, हाँ वही तो प्रॉब्लम है। मतलब 12th के टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स सब कुछ हो ही नहीं सकता, फिर बायो। हाँ 12th में तो बहुत ही आसान है, 12th में तो क्योंकि नवंबर में होता है सबसे पहले आपका पूरा ही सिलेबस खत्म हो जाता है। वहाँ मेड नॉर्मेट अलग हो गया है ना, वहाँ तो मतलब अलग अलग है ना, यहाँ पे आपका बायो। थैंक यू सर।